हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू शास्त्र। दिस इज रघुनंदन और आज हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जो हर एक इन्वेस्टर को कंसिडर करने चाहिए। पिछले कुछ दिनों में आपने कई खबरें पढ़ी होंगी। सेंसेक्स ने 50,000 क्रॉस कर लिया, निफ्टी ने 15,000 क्रॉस कर लिया, एंड देन यू आल्सो मस्ट बी थिंकिंग कि चलिए आंख बंद करके मार्केट में पैसा लगा ही देते हैं, रिटर्न्स तो बन ही जाएंगे। नो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स डोंट वर्क लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा खुली आंखों से की जाती है और वो आपके सिनेरियोज को, आपकी कंडीशंस को हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। तो इन्हीं कुछ कंसिडरेशंस की बात करेंगे इस 2 पार्ट सीरीज में। कंसिडरेशंस डिस्कस करने से पहले चलिए एक बार जान लेते हैं कि रिस्क का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, रिस्क वो चांस है जहां रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होते हैं। अब जब हम कहेंगे कि ये अलग होते हैं तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न्स मिलेंगे। जिस केस में आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं अपसाइड रिस्क, और जहां आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं डाउनसाइड रिस्क। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को डाउनसाइड रिस्क हैंडल करना ही सीखना होता है, क्योंकि अपसाइड रिस्क तो सभी को अच्छी लगती है। अब कंसिडर करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक 2 व्हीलर जैसी है। इस 2 व्हीलर का इंजन है रिस्क और इस 2 व्हीलर का आगे का पहिया है एबिलिटी टू टेक रिस्क, और इसी इन्वेस्टमेंट का पीछे का पहिया है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबिलिटी टू टेक रिस्क की और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एबिलिटी टू टेक रिस्क। अब एक इन्वेस्टर की एबिलिटी टू टेक रिस्क कैसे डिफाइन होती है? इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर हो गया टाइम होराइजन, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा यूनिक सर्कमस्टेंसेस, और फाइनल फैक्टर होता है टैक्स कंसिडरेशंस। आइए इन्हीं सारे फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम होराइजन इन डिटेल। आपके पोर्टफोलियो का टाइम होराइजन कितना है? आपके पोर्टफोलियो का टाइम होराइजन उतना ही है जितनी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी आज से। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी उम्र 30 साल है और मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स है, तो मुझे मेरा जो टाइम होराइजन है वो दिख रहा है 60 साल का, क्योंकि अगले 60 साल के लिए मुझे मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है। नाउ 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां आ जाती है, एक आपके पोर्टफोलियो का टाइम होराइजन और दूसरा आपके असेट का टाइम होराइजन। पोर्टफोलियो का टाइम होराइजन तो हमने देख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय असेट का टाइम होराइजन। बहुत बार हमारे जो असेट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए इन्वेस्टेड होते हैं या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इन्वेस्टेड होते हैं। जैसे ही वो पर्पज हमें फुलफिल करना होता है या उस असेट की मैच्योरिटी आ जाती है तो हमें उस असेट को लिक्विडेट करना पड़ता है। एट दैट टाइम आपके असेट का जो टाइम होराइजन है दैट बिकम्स अ डिफरेंट टाइम होराइजन देन योर पोर्टफोलियो टाइम होराइजन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे अगर मैंने 5 साल के लिए एफडी की है तो अगले 5 साल के बाद वो एफडी मैच्योर होने ही वाली है, उसको मुझे लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। तो उस एफडी का टाइम होराइजन हो गया 5 साल का। वही अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है, फॉर एग्जांपल मैंने टाइटन का स्टॉक खरीदा है, तो टाइटन का स्टॉक मैं चाहे जितनी देर भी होल्ड कर सकता हूं। मुझे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगले 1 या 2 साल में मुझे टाइटन का स्टॉक लिक्विडेट करना ही है, तो उसका टाइम होराइजन मैं डिसाइड कर सकता हूं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक और बात समझना जरूरी है कि टाइम होराइजन जनरली हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक शॉर्ट टर्म जो जनरली 3 साल तक का होता है, दूसरा मीडियम टर्म जो जनरली 3 से लेके 15 साल तक का होता है, और फाइनली लॉन्ग टर्म जो 15 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन होता है। ऐसे सभी टाइम होराइजन में डिफरेंट असेट्स होते हैं और उनकी डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स भी होती है। नाउ let us consider one very important aspect of time horizon, that is multi-stage time horizon और stages of time horizon। अब आप सोच रहे होंगे कि stages of time horizon क्या होती है, तो ये भी एक एग्जांपल के थ्रू ही कंसिडर करते हैं। समझिए एक स्टूडेंट है जो अभी अभी कॉलेज से बाहर निकला है
उसका नाम पकड़ लेते हैं, चलिए उसको मिस्टर एक्स कह देते हैं। तो मिस्टर एक्स की आज उम्र है 26 साल। 26 साल में मिस्टर एक्स को एक जॉब लग गया है और पर मंथ वो सपोज कुछ छोटा सा अमाउंट है जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि 26 साल में मिस्टर एक्स का जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी लंबा है, पर उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इवन दो उसका एबिलिटी टू टेक रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है, वो इन्वेस्ट अभी ज़्यादा नहीं कर सकता। वो लाइफ में कंसिडर करते हैं कि थोड़ा वो और आगे बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी 4 साल बाद मिस्टर एक्स की सिचुएशन देख लेते हैं, जहाँ पे उसकी उम्र है करीबन 30 साल। शायद उसकी अब शादी भी हो गई होगी। एट दिस टाइम उसकी सैलरी भी बढ़ गई होगी और उसके पास पर मंथ या पर ईयर सेविंग्स के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए होंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो एक कंसिडरेबल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा कंसिडर करते हैं। एट दिस पॉइंट उसका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। उसकी एबिलिटी टू टेक रिस्क जो होती है वो थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि उसको एक्सपेंसेस है, और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो जैसे एज बढ़ती है वैसे ही बढ़ती जाती है। तो बैचलर फेज से अब वो आ गया मैरिड फेज में। तो मैरिड फेज में बिकॉज उसके एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, उसका एबिलिटी टू टेक रिस्क थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसका टाइम होराइजन भी थोड़ा सा कम हो गया। अभी भी उसका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म ही है, बट कंपेयर टू अ 26 ईयर ओल्ड मिस्टर एक्स, आज का 30 ईयर ओल्ड मिस्टर एक्स की एबिलिटी टू टेक रिस्क थोड़ी कम हो गई है। नाउ कंसिडर वन मोर सिचुएशन जो 15 ईयर्स डाउन द लाइन है, 15 साल बाद का मिस्टर एक्स। अब यहां उसकी सिचुएशन क्या है? यहां उसको रिटायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 15 साल बचे हैं। उसके बच्चों का एजुकेशन आ रहा है, शायद किसी बच्चे को वो अब्रॉड भेजना चाहे या खुद कभी फैमिली को लेके ट्रिप पे भी जाना चाहे। ऐसे वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ गई है और एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। एट द सेम टाइम क्या आपने गौर फरमाया, उसके पास अभी पैसा भी ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए। सो इवन दो उसका एबिलिटी टू टेक रिस्क कम हो गया है, उसका अमाउंट अवेलेबल टू इन्वेस्ट बढ़ चुका है, और इन्हीं दोनों को बैलेंस करते हुए उसे अब अपने इन्वेस्टमेंट्स का बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ फाइनली आ जाते हैं और 15 साल बाद आगे, मतलब एट द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60-61 ईयर्स। अब मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो चुका है। उसका एक्टिव इनकम, मतलब जो उसे अब तक जॉब से या उसके बिजनेस से आने वाला इनकम है, कंसिडर करते हैं कि वो बंद हो गया बिकॉज ही इज नाउ रिटायर्ड। उसका अब सोल एम है अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखना और उसके जो कोई ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करना। एट दिस टाइम उसका एबिलिटी टू टेक रिस्क जो है वो बहुत कम हो गया है। वो बहुत सारे रिस्की एसेट्स में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसे एज सुन एज पॉसिबल अपने सारे जो एसेट्स है वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट्स में डालने पड़ेंगे, जहां एफडीज हो गई और भी बहुत सारे एवेन्यूज है जहां आपको रिस्क कम होती है। एट द सेम टाइम आपके रिटर्न्स भी, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो ये है कंसेप्ट टाइम होराइजन का। नाउ लेट अस मूव टू लिक्विडिटी। सेकंड एस्पेक्ट और सेकंड फैक्टर ऑफ एबिलिटी टू टेक रिस्क है लिक्विडिटी। इन सिंपल लैंग्वेज लिक्विडिटी क्या होता है? तो लिक्विडिटी होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा मनी जो आपके पास आइदर कैश फॉर्म में अवेलेबल है या कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में अवेलेबल है। अब कैश इक्विवेलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल। अगर आपने किसी एफडी में पैसा डाला है तो वो आप कभी भी आपके अकाउंट में ले सकते हैं एट अ क्लिक, तो वो हो गया कैश इक्विवेलेंट। यहां मैंने एक स्पेशल कंसिडरेशन लिया है, वो ये है कि उस एफडी में आपका पैसा कटेगा नहीं, मतलब जो पैसा आपने डाला है उतना पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। और हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट एंटीसिपेटेड एंड अनएंटीसिपेटेड नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमारा मिस्टर एक्स वो जब 30 साल का था, जो हमने पीछे देखा था, उस समय अगर वो कहता है कि एट द एज ऑफ 31 उसे एक कोई फ्लैट खरीदना है, जिसके लिए सपोज करते हैं कि उसे एक 5 या 6 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देना होगा। वैसे आजकल इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं और डाउन पेमेंट भी, तो 5 या 6 लाख का एक अमाउंट कंसिडर करते हैं। अगर उसे वो अमाउंट
अगले 1 साल में लगने वाला है और वो देखता है कि यार मार्केट्स ने तो 50,000 क्रॉस कर लिया है, आज डाल देता हूं पैसा, 5 लाख के शायद 6 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए। अगर वो ऐसा कंसिडर करके वो पैसा मार्केट में डाल देता है और 1 साल बाद अगर मार्केट्स टैंक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उन 5 लाख का 4 लाख या 3 लाख भी हो सकता है। इसलिए जो आपकी लिक्विडिटी नीड्स है उतना अमाउंट आप बहुत रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट कभी नहीं कर सकते। गांठ बांध लीजिए दोस्तों, कभी भी आपकी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है उसका पैसा बहुत रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फिर ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये पैसा एक सेफ हेवंस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसको कहते हैं हम एफडीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वैसे ही आपको आपका एक इमरजेंसी रिजर्व भी बना के चलना होता है। लाइफ में एक इमरजेंसी रिजर्व होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कोई दुर्घटनाएं आ जाती है जो बता के नहीं आती, और उनके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो और अगर वो सारा ही आपने मार्केट में लगा रखा हो और जब कोई इमरजेंसी आए तब अगर मार्केट टैंक हुए पड़े हो तो आपको जो लॉस आएगा उससे एक जो रिग्रेट का फीलिंग आएगा वो बहुत बुरा होता है दोस्तों। इसीलिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का ये हमेशा फीचर होता है कि वो आपके हमेशा एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड नीड्स के लिए प्रोवाइड करता है, उसको फुलफिल करता है, और यही रोल होता है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिक्विडिटी का। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे जो अफेक्ट करता है आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क। ये तीसरा फैक्टर है यूनिक सर्कमस्टेंसेस। अब ये यूनिक सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिक सर्कमस्टेंसेस हर एक इन्वेस्टर के लिए यूनिक होते हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें टोबैको और अल्कोहल जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद होता है, वो उनकी लाइफ फिलॉसफी से अलग हो जाता है, और वो ऐसे असेट्स में अगर वो इन्वेस्ट ना करना चाहे तो दैट इज परफेक्टली फाइन, इवन दो it is making a lot of money, even though that stock is going up, but it is not in line with the life philosophy of those investors. तो वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इससे होता क्या है, उनकी एबिलिटी टू टेक रिस्क जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनका ओवरऑल यूनिवर्स जो है जहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे अपने स्टॉक्स, अपने बॉन्ड्स या अपने इन्वेस्टमेंट्स, वो थोड़ा लिमिटेड हो जाती है। बट दिस इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। हर एक की अपने लाइफ की फिलॉसफी होती है और उसी हिसाब से उनके इन्वेस्टमेंट्स भी होने चाहिए। फाइनली अब आ जाते हैं चौथे फैक्टर पे जो आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क को फिर से अफेक्ट करेगा, और वो है टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, टैक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि पिछले कुछ महीने में टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर गया है। तो अगर आप सोचेंगे कि एक जो स्टॉक है वो मुझे अगले साल शायद 15% रिटर्न दे दे, उसी वक्त टाटा मोटर्स मुझे 20% रिटर्न तो 2 महीने में ही दे रहा है, ये सोच के अगर आपने आज टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लिया और 2 महीने बाद उसे बेच दिया, वहीं एक दूसरा स्टॉक है, कंसिडर कर लीजिए टाइटन, जिसने आपको 1 साल में पूरे 20% का रिटर्न दे दिया। तो आप सोचेंगे कि यार टाटा मोटर्स तो अच्छा है क्योंकि इसने मुझे 2 महीने में 20% दे दिया, वही टाइटन ने तो 1 साल लिया। अगर आप टाइटन का स्टॉक 1 साल बाद मतलब आफ्टर 12 मंथ्स बेचेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना होगा 10%। वही अगर आप टाटा मोटर्स का स्टॉक 2 महीने में ही बेच देंगे तो उस पर आपको टैक्स देना होगा 15%। ये होता है फर्क शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो आप ब्लाइंडली कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरिंग द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। दैट इज वाई दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों आज हमने देखे आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स, दैट इज टाइम होराइजन, लिक्विडिटी, यूनिक सर्कमस्टेंसेस और टैक्स कंसिडरेशंस। पर यह सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का आगे का पहिया हो गया। पीछे का पहिया यानी विलिंगनेस टू टेक रिस्क हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।